हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज का जो टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, डेट इज़ एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। तो कंटिन्यू करते हैं हम। एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास की बात करते हैं अगर, तो क्या होता है जी एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। देखिए, अगर हम किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू किसी भी सब्सटेंस का मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है जी, कोई भी वैल्यू आपके निकल करके आ रही है, अगर वो वैल्यू हमारी एक्चुअल वैल्यू जो होती है हमारी उससे अगर डिफरेंट आती है, यानी कि हमारा जो थियोरेटिकली वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है उससे अगर वो वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो हम क्या बोलते हैं कि सब्सटेंस क्या दिखा रहा है, हमारा एबनॉर्मल मोलिकुलर मास दिखा रहा है। जैसे कि कोई एग्जांपल ले, तो जैसे NaCl लिया हमने, Na का आपको पता है, NaCl में बोलें तो Na का 23, क्लोरीन का होता है 35.5, टोटल बोलेंगे तो 58.5। ये हमारी हो गई थियोरेटिकल वैल्यू। और अगर आप किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू यही वैल्यू निकाल रहे हो आप, अगर वो वैल्यू हमारी मोलिकुलर मास की इससे अलग आ रही है, इससे डिफरेंट आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि सब्सटेंस क्या दिखा रहा है जी, एबनॉर्मेलिटी को दिखा रहा है वहाँ पे। ठीक है जी। उस केस में जो आपने जो मोलिकुलर मास कैलकुलेट किया हुआ है, तो उस मोलिकुलर मास को क्या बोलेंगे भाई, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास बोलेंगे। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट को नोट करते हैं। व्हेन द मोलिकुलर mass of a substance, when the molecular mass of a substance determined by studying any colligative property, comes out to be different, then theoretically expected value, then the substance is said to show abnormal molecular mass, ठीक है जी। यानी आप किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू अगर आप मोलिकुलर मास फाइंड आउट करते हो, अगर वो वैल्यू हमारी थियोरेटिकली जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है उस सब्सटेंस की, ठीक है जी, अगर उस वैल्यू से डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, सब्सटेंस क्या शो कर रहा है जी, वहाँ पे एबनॉर्मल मोलिकुलर मास दिखा रहा है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया, ये जैसे मैंने NaCl का एग्जांपल लिया था, Na का कितना होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा बोलेंगे तो 58.5 ग्राम पर मोल। ये हमारी कौन सी वैल्यू है, थियोरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू है, थियोरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ठीक है जी। अगर इस वैल्यू से डिफरेंट वैल्यू आपकी आएगी, मोलिकुलर मास अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या रिलेटिव लोवरिंग, वट एवर इट इज, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आप उस कंडीशन में आपने जो मोलिकुलर मास निकाला हुआ है, अगर वो वैल्यू हमारी इस वैल्यू से आपको डिफरेंट दिखाई देगी, तो हम क्या बोलेंगे कि एबनॉर्मल मोलिकुलर मास है जी वो। ठीक है जी। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि एबनॉर्मल मोलिकुलर मास से क्या मतलब है। तो अगर हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू जो थियोरेटिकल वैल्यू है, अगर उससे डिफरेंट आ रही है वैल्यू, तो हम बोल रहे हैं एबनॉर्मल मोलिकुलर मास है। अब बेसिकली एबनॉर्मेलिटी आती क्यों है भाई, कोई भी सब्सटेंस होता है या NaCl ही है, वो एबनॉर्मेलिटी क्यों दिखा रहा है, तो इसके दो फैक्टर होते हैं।
या तो उस सब्सटेंस के केस में उसका डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा, या तो वो आपका क्या हो रहा है, जो भी उसका टोटल अमाउंट है उसमें से कुछ हिस्सा क्या हो रहा होगा, उसका ब्रेकअप हो रहा होगा, डिसोसिएट हो रहा होगा, या फिर वहाँ पे मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो रहा होगा, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर के क्या हो रहे हैं, एसोसिएट होकर के एक बिगर पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ पे दो कंडीशन अराइज हो सकती है जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी आती है। तो आप बोलोगे ए सब्सटेंस shows abnormal molecular mass due to degree of dissociation और degree of association। अगर आपसे कोई कॉज पूछता है कि भाई क्या कॉज है एबनॉर्मेलिटी के लिए, तो कॉज में आप क्या बताएंगे, या तो वहाँ पे क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा सब्सटेंस का जिसके बारे में बात कर रहे हो, जिसका मॉलिक्यूलर मास आप निकाल रहे हो, या फिर वहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो रहा होगा। तो ये दो कंडीशन अगर वहाँ पे क्रिएट हो रही है तो उसी की वजह से हमारी एबनॉर्मेलिटी हमें देखने को मिलती है जी। तो आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बेसिकली होता क्या है और किस वजह से एबनॉर्मेलिटी कोई भी सब्सटेंस शो कर रहा होता है। तो अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के बाद, वो है हमारा जी वेंट हॉफ फैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं आपसे, डैट इज़ हमारा वो क्या है जी, वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर, अब इसका जो सिंबल होता है इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर बेसिकली क्या होता है, देखिए इसके स्टेटमेंट को आप चाहो तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में भी दे सकते हो, आप चाहो तो मोलर मास के टर्म में भी इसकी स्टेटमेंट को हम फॉलो कर सकते हैं। दो तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में बात करता हूँ, तो इट इज़ द रेशो ऑफ क्या बोलेंगे हम, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द, ठीक है जी, टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी, इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं भाई हम, वेंट ऑफ फैक्टर बोलते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर। यानी जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो आप, ठीक है जी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी अब आप चाहे बॉइलिंग की बात कर लो, चाहे फ्रीजिंग की बात कर लो, चाहे डिप्रेशन के बाद, फ्रीजिंग के बाद आप चाहो तो आप रिलेटिव लोवरिंग की बात कर लो, या फिर आप ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर लो। टोटल मिलाकर के 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपको पता है। जो आप किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल रहे हो आप अपनी तरफ से, वो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। एक थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आपको, जो ऑलरेडी आपकी पहले से प्री डिटरमाइंड वैल्यूज़ होती हैं, तो अगर आप उससे कंपेयर कर रहे हो आप, तो उन दोनों के बीच का रेशो क्या देता है आपको, वेंट ऑफ फैक्टर देता है जी। तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए मैं बॉइलिंग के टर्म में आपसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, उसकी टर्म में अगर मैं आई को डिफाइन करना है मुझे, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे डेल्टा टी बी ऑब्जर्व, ठीक है जी। डेल्टा टी बी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सिंबल होता है, आपको मालूम है, ऑब्जर्व, और डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा हमारा, कैलकुलेटेड। अब आप देख रहे हो आप कि हमारा क्या हो गया, ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू, दोनों का रेशियो क्या दे रहा है आपको, वेंट ऑफ फैक्टर। अब अगर इसी को हम मोलर मास के टर्म में अगर फॉलो करते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि कोई सी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अब जैसे मैं इसी की बात कर रहा हूं आपसे, डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है भाई, के बी इंटू में W2 इंटू में 1000 अपॉन M2 इंटू में W1,
ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, पीछे के लेक्चर्स में आप ऑलरेडी कर चुके हो आप। तो इससे पता चल रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके जी, मॉलिक्यूलर मास के। ठीक है जी, अगर मॉलिक्यूलर मास के टर्म में बात करेंगे तो वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके हिसाब से अब क्या बात बन जाएगी भाई, आई इक्वल टू में, अब देखो जब इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड है। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस फॉलो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड अपॉन में क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ पर MC का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर MC की बात करें तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप बोलोगे कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास है हमारा। ठीक है जी, और MO का मतलब क्या है, यहाँ पे आप बोलोगे ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है हमारा। ठीक है जी, अब अपोजिट हो गया ना, क्योंकि आपको पता है कि भाई डेल्टा टी भी क्या है, यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके जी, मॉलिक्यूलर मास के। ठीक है जी, तो उसके हिसाब से अब केस क्या बन गया हमारा, अगर मोलर मास के टर्म में बात करते हैं तो ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड था, अब क्या हो गया, कैलकुलेटेड अपॉन में क्या हो गया, ऑब्जर्व्ड हो गया जी। ठीक है जी, तो आई थिंक सो इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो नोट डाउन करते जाइए साथ के साथ। अब जैसा कि हम बात करते हैं आगे, अब हमने जो बात करनी है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस वेंटो फैक्टर के बाद, वो है जी हमारा कि भाई डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इन टॉपिक्स को हम डिटेल में लेंगे और इसके थोड़ा डेरिवेशन को लेकर के बात करेंगे अब आपसे। अब जैसे फर्स्ट मैं केस ले रहा हूँ भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसके लिए मैं इसका सिंबल ले रहा हूँ भाई अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब क्या है, यहाँ पे जितने मोल्स हमारे क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं, वो हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करने वाले हैं उसे। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, देखिए, इट में बी डिफाइंड एज, इट में बी डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है जी, टोटल मॉलिक्यूल्स विच डिसोसिएट्स इनटू, आप बोलेंगे सिंपल मॉलिक्यूल्स। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, देखिए, इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल। टोटल मॉलिक्यूल्स का वो हिस्सा होता है जो कि टूट रहा है, किसमें, सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर। यानी किसी बिगर मॉलिक्यूल का जो हिस्सा या जो पार्ट डिकम्पोज हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो उसी को क्या बोल रहे हैं हम भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का केस बोल रहे हैं। अब इसके लिए देखिए, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड एज, अगर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर रहे हैं तो किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, ए कोई सब्सटेंस है, मान लो वो टूट रहा है किसमें जी, बी में, सी में, इस तरीके से आपका ये डिकम्पोज कर रहा है अपने आप को। तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर ए और बी और सी के मिल रहे हैं ए के ब्रेकअप होने पे, तो ये हो गया मान लिया N1 मान लिया, और ये N2 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स बी और सी के जो हमारे को मिल रहे हैं वो क्या है, N1 और N2। यानी अगर हम यहाँ पे बोलें तो N1 प्लस N2, और ये टर्म किसके इक्विवेलेंट है, हमारी N के बराबर है। यानी अब आपका B C D E F, भाई ऐसे इस तरीके से इसका डिकम्पोजिशन हो गया किसका जी, A का। ठीक है जी, अब टोटल हमने N टर्म्स के बराबर ले लिया केस को। अब आप देखो, लेट वी स्टार्ट विद 1 मोल ऑफ A एंड अल्फा इज द, क्या बोल रहे हैं भाई, हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है हमारा। हम 1 से स्टार्टिंग कर रहे हैं, इनिशियली हम 1 लेके चल रहे हैं इस ए को। ठीक है जी, अब उसमें हम बोल रहे हैं कि अल्फ़ा हमारा क्या है, वहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है।
अल्फ़ा को हम क्या मान रहे हैं भाई, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मान रहे हैं। अब इस कंडीशन में देखिए, अब मान लीजिए हमारे पास जो ए है, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं 1 लेके चल रहे हैं, इसमें से अल्फ़ा हमारा टूट रहा है, अपने आप को डिसोसिएट कर रहा है और क्या बना रहा है हमारे पास में, प्रोडक्ट बना रहा है, छोटे छोटे मोल्स आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है। अब अगर आपका टोटल 1 था और 1 में से अल्फ़ा चला गया किस साइड में, इस साइड में डिकम्पोज हो करके, अब तो वैल्यू क्या यहाँ पे बचेगी, 1 में से अल्फ़ा कम हो गया यानी 1 माइनस अल्फ़ा। तो अगर यहाँ पर बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स, अगर मैं बोलूँ कि भी अनडिसोसिएटेड, वो क्या हो जाएगा बोलेंगे, तो इनिशियल हमने 1 लिया था, इनिशियल हम क्या लेके चल रहे हैं, इसको 1 लेके चल रहे हैं, तो 1 में से अल्फ़ा जा रहा है इस साइड में डिकम्पोज हो करके प्रोडक्ट की साइड में, तो अब आपका क्या हो गया, रिमेनिंग क्या बच गया हमारे पास, हम बोलेंगे 1 माइनस अल्फ़ा। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिसोसिएशन, अब टोटल कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, अब ये हमारे पास n1 n2 n3 ये नंबर ऑफ मोल्स हमने किसके बराबर माना हुआ है, n टर्म्स के बराबर माना हुआ है, डेट इज इक्वल टू n। अब ये वो कौन से मोल्स हैं हमारे पास में, जो हमारे यहाँ पे टूट करके आए हैं, और टूटे कितने हैं हमारे पास, अल्फ़ा। तो यहाँ पर अगर जितने प्रोड्यूस होंगे तो आपके पास टोटल वैल्यू क्या है हमारी मोल्स की, n है, और ये डिसोसिएटेड पार्टिकल हैं जो कि टूट कर आए हैं, तो आप बोलेंगे क्या है जी, नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस जो है हमारे पास आफ्टर डिसोसिएशन, डेट इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं भाई हम, n अल्फ़ा। उसके बाद देखिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है जी, प्रेजेंट। अब इसका यहाँ पर हमारा क्या है, देखो डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड, दोनों की बात कर रहा हूँ आपसे मैं, डिसोसिएटेड एंड डिसोसिएटेड, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में यानी दोनों साइड की कंसंट्रेशन को लेकर बात करनी है हमने। अब इस साइड में क्या था हमारा, टूटने के बाद में 1 माइनस अल्फ़ा रिमेनिंग था, और उधर को क्या मिला था हमारे को, n अल्फ़ा। तो टोटल क्या हो गया हमारे पास बोलेंगे तो इक्वल टू में 1 माइनस अल्फ़ा प्लस में n अल्फ़ा, ठीक है जी, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस में n अल्फ़ा। आफ्टर डैट देखिए अब वेंट ऑफ फैक्टर लगाने वाले हैं हम, वेंट ऑफ फैक्टर की बात कर रहे हैं, किसके टर्म में, डिसोसिएशन के टर्म में। डिसोसिएशन के टर्म में वेंट ऑफ फैक्टर का केस क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, देखिए नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और नंबर ऑफ मोल्स आप बोलेंगे बिफोर डिसोसिएशन, यानी आपका डिसोसिएशन होने के बाद भाई कितने मोल्स हैं और डिसोसिएशन होने से पहले कितने थे। तो अब आपका क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस में n अल्फ़ा, ये हो गया। अब अपॉन में बिफोर डिसोसिएशन क्या था हमारे पास, 1 था, हम 1 लेके चल रहे थे, आप देख रहे थे। अब आप देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आई इक्वल टू में, अब देखो n अल्फ़ा और 1 ये पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ में ले लेते हैं, और ये माइनस अल्फ़ा अपॉन 1, इसको और सिंप्लीफाई करें तो आई इक्वल टू में 1 प्लस अल्फ़ा, दोनों में कॉमन है टर्म, n अल्फ़ा और अल्फ़ा की बात करेंगे तो n माइनस 1, और ये हो गया अल्फ़ा अपॉन में 1, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है जी। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं, 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू सेम ही रहनी है, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम। अब 1 को मैं इक्वल टू के इस साइड में ला रहा हूँ जी, आई के पास में, तो ये क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 इक्वल टू में n माइनस 1, और ये हो गया अल्फ़ा। हमें अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1, ठीक है जी।
अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, I-1 अपॉन n-1। तो आपका ये रिजल्ट आ गया हमारा। अगर इसी को मॉलिक्यूलर मास के टर्म में बात करते हैं, इसी को हम मॉलिक्यूलर मास के टर्म में बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कह सकते हो आप। तो I इक्वल टू क्या होता है आपको पता ही है, MC अपॉन में क्या था, MO। भाई कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन में ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ये हमारा है I है हमारा। अब इस I को I की जगह रख दो आप, तो सो डैट हमारा अब रिजल्ट क्या होने वाला है, देखिए अल्फा इक्वल टू में I की जगह क्या रख दिया, MC अपॉन MO, और ये हो गया -1 और ये हो गया 1 अपॉन n-1। ठीक है जी। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो अल्फा इक्वल टू में क्या हो गया ये अब MC माइनस MO और ये हो गया आपका 1 अपॉन n-1। ठीक है जी। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, आपने देखा इस तरीके से। क्लियर है जी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई आपका किस तरीके से आप इस डेरिवेशन को करते हो। आप अगर आपसे बोलते हैं कि भाई डिग्री ऑफ किसका, डिफ्यूजन का डेरिवेशन करना आपने, तो ये रिज़ल्ट आपका इम्पोर्टेंट है, इसकी हमें ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती रहती है। और इस रिज़ल्ट को भी आपने ध्यान देना है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इन पे बेस्ड। ठीक है जी। आगे न्यूमेरिकल्स को लेकर के बात करेंगे, तो आपको ये टॉपिक और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा भी किस तरीके से इन फॉर्मूलों को आप यूज़ करते हो अगर हम न्यूमेरिकल पे अगर इनको अप्लाई करना है। तो फिलहाल आपको डेरिवेशन क्लियर कर रहा था मैं कि डेरिवेशन किस तरीके से करते हैं। आपने देखा ये रिजल्ट्स आ गए हैं हमारे। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डेट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसके लिए भी सिंबल हमने अल्फा ही लिया हुआ है। अब की स्टेटमेंट कैसे फॉलो करते हैं देखिए इसकी आप, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स विच, ठीक है जी, कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म ए बिगर मॉलिक्यूल। अब हम छोटे छोटों को आपस में मिला करके क्या बना रहे हैं, एक बिगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं जी। ठीक है जी। तो जो जितने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर के बिगर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उसी को क्या बोल रहे हो, उसका आप बट डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोल रहे हो आप। अब कैसे निकालते हैं देखिए, आप बोलोगे द डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड एज, द डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड एज। अब आपका क्या है, जैसे ये है, अब हमारे पास में, अब पहले वाले में हमने क्या किया था, उसको डिकम्पोज किया था, तो छोटे छोटे में टूट रहे थे एन टर्म्स। अब हमारे पास एन टर्म्स क्या है, इस साइड में है, इस साइड में है, और आपका एक कोई सब्सटेंस है, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको कंबाइन करके एन टर्म्स में हमने पास एन मोल्स ले रखे हैं। इससे हमारे को एक बिगर मॉलिक्यूल बनाना है, एक एसोसिएटेड मॉलिक्यूल को बनाना है। एक्चुअली में थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन ऑलमोस्ट आपको पता है सभी को स्लो रेट में होती हैं। ये हो गया ए सब्सटेंस है, इसके एन मोल्स हैं, इससे हमारे पास कंबाइन होकर के छोटे छोटे मोल्स आपस में कंबाइन होकर के ये हमारे को एक एन मतलब ये हमारे को एक एसोसिएटेड मॉलिक्यूल दे रहे हैं। एसोसिएटेड बोलेंगे, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है जी, इस ए सब्सटेंस से जिसके कि हमारे पास एन मोल्स प्रेजेंट थे। अब इसमें भी इनिशियल हम 1 लेके ही चल रहे हैं, इनिशियल हम क्या लेके चल रहे हैं, 1 लेके चल रहे हैं। ठीक है जी। अब आप देखो, अगर यहाँ पर हम बात करें इनिशियली, तो ये हमारा क्या 1 है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा 0, भाई कुछ बना ही नहीं है अभी।
अभी हमने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं करी, इसका एसोसिएशन अभी हुआ ही नहीं है। ठीक है जी, आप देखो व्हेन एसोसिएशन टेक प्लेस, व्हेन एसोसिएशन टेक प्लेस। ठीक है जी, तो अब उस कंडीशन में क्या हमने मान लिया कि भाई ये अल्फा ही है, यहाँ से क्या हो गया अल्फा चले गए तो 1 माइनस अल्फा बचेगा। अब ये जो प्रोड्यूस पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा अल्फा, और ये एन टर्म्स का अल्फा है, तो यानी आप बोलेंगे अल्फा अपॉन एन। ये क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस, और ये क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स अनएसोसिएटेड, जो बचे हुए जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो बचे हुए मोल्स हैं हमारे पास, सॉरी। तो अब आप इसमें क्या बोलेंगे, आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स, आप क्या बोलेंगे अन एसोसिएटेड, जिनका एसोसिएशन नहीं हुआ है, बचे हुए जो है हमारे पास, वो क्या हो गया 1 माइनस अल्फा। आप बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर एसोसिएशन, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा अपॉन एन। तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, कम ऑन। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स, हम बात कर रहे हैं आपसे टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में टोटल मोल्स कितने प्रेजेंट हैं। इक्विलिब्रियम मतलब हमें दोनों साइड को लेकर के बात करनी है, जिनका एसोसिएशन हो गया है, यानी जो एसोसिएशन होने के बाद मिल रहे हैं वो भी, और जिनका एसोसिएशन नहीं हुआ है वो भी। अब टोटल यानी कि हमारे पास कितने हैं हमारे पास में एट इक्विलिब्रियम, तो आपको पता है कि 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, ये हमारे पास टोटल हमारे पास प्रेजेंट है हमारे पास। ये वो हैं जिनका एसोसिएशन नहीं हुआ है, ये वो हैं मोल्स जो आपको मिल रहे हैं आफ्टर एसोसिएशन। अब आप देखिए, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसकी जी, वेंट ऑफ फैक्टर की, यानी आई की। अब इस वेंट ऑफ फैक्टर को आपने किसकी टर्म में अब बात करनी है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन की टर्म में बात करनी है आपने। तो क्या हो जाएगा देखिए, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट आफ्टर, आप बोलोगे एसोसिएशन, यानी इक्विलिब्रियम वाले मोल्स को लेकर बात हो रही है यहाँ पे। आफ्टर एसोसिएशन क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, ये टोटल हमारे पास है मोल्स हैं। ये वो हैं जो जिनका एसोसिएशन नहीं हुआ है, ये वो हैं जो इनका एसोसिएशन हो करके मिल रहे हैं जो। तो टोटल हमारे पास ये वैल्यू आपको ये वाली होगी। बिफोर एसोसिएशन की बात करनी है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, आप बोलोगे बिफोर, ठीक है जी, एसोसिएशन, तो वो तो आपको पता है 1 ही है, तो आई क्या हो जाएगा बोलेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अब 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन अपॉन 1। ये हमारा क्या है 1 क्या है एसोसिएशन से पहले की वैल्यू है हमारी। अब इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन जो है इसको मैं इक्वल टू का इस साइड में लेकर आता हूँ, तो साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए माइनस का अल्फा इधर आएगा तो प्लस का अल्फा हो गया, ये प्लस का था तो यहाँ आकर के माइनस का हो गया। इक्वल टू में आई को इधर ले जाइए, 1 माइनस आई हो गया। अब अल्फा कॉमन टर्म है तो सभी में अल्फा, ये बचेगा 1 अपॉन में एन, 1 माइनस 1 अपॉन एन इक्वल टू में ये क्या हो गया 1 माइनस आई। और सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा ये हो जाएगा एन माइनस 1 अपॉन एन इक्वल टू में 1 माइनस आई, 1 माइनस आई। अब हमें तो चाहिए अल्फ़ा चाहिए, हमारे को अल्फ़ा निकालना है जी, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा बोलेंगे तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा बोलेंगे तो ये हो जाएगा, इसको इस साइड में ले आइए आप, एन अपॉन में एन माइनस 1 और इनटू में क्या है जी आपका बोलेंगे तो 1 माइनस आई। तो एक तो रिज़ल्ट हमारा ये हो गया जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए।
ये इंपॉर्टेंट है रिजल्ट हमारा, ध्यान देना है आपको इसके ऊपर। ठीक है जी। इस लेक्चर में खाली हम फॉर्मूलों को लेकर के बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर जब इसका फॉलो करेंगे तो वहाँ पर हम इन सभी टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो फिलहाल आप क्या कीजिए, फॉर्मूलों को देखिए, आपके फॉर्मूले किस तरीके से हम ड्राइव करके निकाल रहे हैं जी, इनके रिजल्ट्स। अब आप देख रहे हो ये रिजल्ट आ गया। अगर मैं बात करूँ इसी को इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, तो आपको पता है आई इक्वल टू क्या होता है, बोलो भैया, MC अपॉन में MO होता है, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन में ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। तो सो डैट अब हमारा रिजल्ट क्या बनने वाला है अभी, देखिए अल्फा इक्वल टू में N अपॉन N-1, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस आई की जगह वैल्यू रख देंगे ना, आई की जगह पे क्या रख देंगे बोलेंगे अब आप, MC अपॉन में MO। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अल्फा इक्वल टू में N अपॉन N-1, और ये क्या हो जाएगा अब आपका MO माइनस MC अपॉन MO। आपने देखा ये फाइनल रिजल्ट आ गया हमारा। ठीक है जी। तो दो रिजल्ट हो गए, एक तो ये वाला हो गया। ज़्यादातर हमारे को वैसे इसकी ज़रूरत पड़ती है, बट फिर भी ये है कि अगर मोलर मास में टर्म में वैल्यूज़ दे रखी है तो आप इसका भी यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोनों के दोनों फॉर्मूले, आपको ध्यान रखने हैं। तो इसी के साथ ही हमारा टॉपिक जो है भाई डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन हमारा कंप्लीट होता है जी। अब आगे बात करते हैं, एक छोटा सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि बोलते हैं कि भाई वेंटो फैक्टर की वैल्यू क्या होगी अगर कोई सॉल्यूट दे रखा हो और अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो। आपको बोलते हैं वेंटो फैक्टर की वैल्यू क्या होगी अगर सॉल्यूट का एसोसिएशन हो रहा हो। वेंटो फैक्टर की वैल्यू क्या होगी अगर सॉल्यूट ना तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना ही उसका एसोसिएशन हो रहा है। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज हो जाता है, तो इसलिए आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए यहाँ पर कि भाई क्या होता है इस केस में आपका आंसर, वेंटो फैक्टर की वैल्यू क्या होती है। तो एक छोटा सा नोट बना लेते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन सॉल्यूट अंडरगो आप बोलोगे डिसोसिएशन, देन वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर इज ग्रेटर देन, आप बोलेंगे 1। अगर सॉल्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। अब कितनी होती है ये डिपेंड करती है कि वो सब्सटेंस कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितने परसेंट उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उन सब बातों पे बात आपकी आती है। बाकी अगर वैसे अगर हम कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो तो फिर सिंपल हो जाती है बात। जैसे मान लो AlCl3 है, अगर वो पूरी तरीके से टूट गया तो आपको पता है 3 मोल हो जाएंगे Cl के और 1 मोल हो जाएगा एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन का। तो आप बोलेंगे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। NaCl है, अगर इसको पूरी तरीके से अगर वो डिकम्पोज हो रहा है तो उस कंडीशन में वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है जी, पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो एक Na पॉजिटिव आयन हो गया और एक Cl नेगेटिव आयन हो गया। तो यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर कोई परसेंटेज दे रखी है, अब उस केस में आपको बोलते हैं कि आई की वैल्यू बतानी है आपको। तो इधर देखिए आई इक्वल टू में क्या हो जाएगा बोलेंगे, तो निकालना है हमारे को। तो कैसे निकालेंगे अब, अगर हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, अब आपका देखिए मैंने फॉर्मूला बताया था अभी आपको, भाई आपका फॉर्मूला क्या होता है किसके केस में, वेंट ऑफ फैक्टर के केस में, अल्फा इक्वल टू में I-1 अपॉन में N-1। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अगर मान लीजिए आपको बोल रहे हैं कि जो सॉल्यूट है, जैसे एग्जांपल में आपको बोल रहे हैं NaCl ही बोल रहे हैं मान लो एग्जांपल के तौर पे। अब आपको बोल रहे हैं कि ये केवल 70% आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये आपका 70% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और आपको बोलते हैं कि भी इसके केस में आपको आई की वैल्यू बतानी है, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू बतानी है 70%। अल्फा क्या हमारा डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो 70 है, ठीक है जी। परसेंटेज को हटाएंगे तो डिवाइडिंग बाय में 100 है, ठीक है जी। हमें परसेंटेज में तो वैल्यू दे रखी है, उसकी परसेंटेज को हमने रिमूव कर दिया, डिवाइडिंग बाय 100। अब आप देखो I-1 N-1
एन जब NaCl को तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो क्या होता है, Na पॉजिटिव एन प्लस Cl नेगेटिव एन देता है। यानी Na पॉजिटिव की वैल्यू 1 हो गई, Cl नेगेटिव की 1 हो गई। यानी आप बोलेंगे 1 + 1 = क्या हो गया भाई 2। तो आपकी जो n की वैल्यू है वो क्या होगी 2, 2 - 1 आप निकाल सकते हो। कोई भी परसेंटेज दे रखी हो तो वो उसके हिसाब से आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है जी, कि हमारा वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा जी। तो आप निकालेंगे तो ग्रेटर देन आपकी क्या आएगी, 1 ही आएगी। ठीक है जी, तो आप समझ गए मेरी बात को, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। आप इस फॉर्मूले को यूज, अगर आपको बोल रहा है पूरी तरीके से टूट रहा है तो आपका तो सीधे डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाती है, 1 + 1 = क्या, जो n की वैल्यू होती है। अगर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, जो n की वैल्यू होती है वही आप बोलेंगे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होती है। अगर सब्सटेंस का कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस केस में तभी आप इस बात को बोलेंगे आप, वरना क्या है, इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप निकाल सकते हो आप। ठीक है, अगर परसेंटेज कोई बोल रहा है आपको अपनी तरफ से तो बाकी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पे सारी बातें करने वाले हैं आपसे, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है आपने। फिलहाल आप फॉर्मूलों पे फोकस करो, जो बातें मैं बता रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए आप। सेकंड केस में व्हेन सॉल्यूट अंडरगो, ठीक है जी, आप बोलोगे एसोसिएशन, ठीक है जी, देन वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर इज लेस देन 1। ठीक है जी, लेस देन 1। यानी अगर कोई 1 मोल सब्सटेंस ले रहे हो आप तो वो उसका एसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता है, कुछ ना कुछ रिमेनिंग जरूर बच जाता है हमारे पास में, कुछ ना कुछ रिमेनिंग अमाउंट जरूर बच जाता है, कंप्लीटली मोल एसोसिएट नहीं हो पाता। तो डेट्स वाई जो वैल्यू होती है आपकी, आप बोलते हो क्या होती है वहाँ पे, बोलते हैं लेस देन 1 होती है। अब देखिए, व्हेन सॉल्यूट नेदर एसोसिएट, ठीक है जी, नॉर डिसोसिएट, देन वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर इज, आप बोलेंगे इक्वल टू 1। ठीक है जी, इक्वल टू 1। यानी अगर कोई सब्सटेंस ऐसा दे रखा है जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है जी, यानी कहने का मतलब है ऐसा कोई सब्सटेंस जिसका ना तो आप सिंपल बोलो अपनी बात को, तो ना तो कोई एसोसिएशन हो रहा है ना ही कोई डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है जी, तो उस कंडीशन में आप बोलेंगे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। तो आपको 3 बातें मैंने यहाँ पे बताई कि अगर आपका डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है जी, डिसोसिएशन के केस में। एसोसिएशन में क्या बोलेंगे, लेस देन 1। नीदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट देन इक्वल टू 1। तो यह आपने देखा कि भाई वेंट ऑफ फैक्टर की बात हो गई आज हमारी, और साथ साथ मैंने आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड रिजल्ट बताया कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट आपसे लेक्चर में बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स को लेकर के जो इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड होंगे हमारे। फिलहाल नोट डाउन कर लीजिए आप।